सऊदी अरेबियाज चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी। तो सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहा है, ठीक है। और उससे जो मिडल ईस्ट के कह लीजिए या वेस्ट एशिया के जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो बदलने जा रहे हैं, बिकॉज साउथ अरेबिया इज वन ऑफ द रीजनल पावर इन वेस्ट एशिया फॉर श्योर। देर आर अदर आल्सो रीजनल पावर्स इन वेस्ट एशिया, बीट ईरान और इजराइल, ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया डेफिनेटली एक मेजर प्लेयर है इन मिडल ईस्ट, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। साउथ एशिया का दादा कौन है? इंडिया। लेकिन पाकिस्तान भी कहता है कि मैं भी हूं। पाकिस्तान है नहीं, लेकिन उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इंडिया कैसे दादा बन रहा है, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती। ही इज जेलस ऑफ अस, है ना। जो लोग जलते हैं ना उसको जलने दिया करो, वो अपनी वो तो आप जलते जलते खुद ही जल के भस्म हो जाएंगे। दैट इज व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान, है ना। हम किसी से जेलस नहीं, हम तो चाइना से भी जेलस नहीं है। हम अपनी कमियां देखते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, उसी पे खेलते हैं, है ना। चाइना से लेते हैं तो इंस्पिरेशन लेते हैं कि चाइना ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान क्या है कि जलता रहता है बस, देखो इंडिया ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, एंड सो ऑन। तभी बर्बाद हो गया, है ना। देखो जेलिसी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कॉन्शियस माइंड टू कन्वर्ट इनटू इंस्पिरेशन। कि दूसरे ने अगर कुछ किया है तो कोई तो मेथडोलॉजी उसने अपनाई होगी, कोई तो तरीका उसने अपनाया होगा, कोई तो उसने मेहनत की होगी, है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उससे सीखो कि उसने किया कैसे। जलते रहोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, जलते रहोगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आप उसको जला दोगे, और उसके केस में क्या हो जाओगे? बर्बाद। दैट्स व्हाई नेवर बी जेलस ऑफ अदर्स। ठीक है, अभी तो आपने जेलिसी देखी नहीं है, अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दो, दो प्रीलिम्स, ठीक है। जो भी ये दोस्ती बना के बैठे हो ना, जो भी गप्पे मार रहे हो बैठ के क्लास में, वो प्रीलिम्स के बाद सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक का होगा एक का नहीं होगा। और जिसका नहीं होगा वो आप देख लेना कि वो पता नहीं किस बात पे रूठा रूठा सा घूमता रहेगा आपसे, पता नहीं किस बात से नाराज है आपकी, क्यों आपसे बात ही नहीं कर रहा वो, समझे। और ये तो अभी प्रीलिम्स है, जब मेंस होगा, मेंस क्लियर होगा, तब कैसे आपके रिलेशनशिप डायनेमिक्स बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कैसे रिलेशनशिप डायनेमिक्स बदलेंगे, देन यू विल रियलाइज इट लेटर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी जेलिसी को अपने रिश्तों में मत आने, इफ यू वांट टू सेव गार्ड योर रिलेशनशिप, समझे। सो सऊदी अरेबिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहा है, एंड इट इज गोइंग टू शिफ्ट पावर डायनेमिक्स इन मिडल ईस्ट, ठीक है। तो पहले तो आपको सऊदी अरेबिया देखो, सराउंडेड बाय रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, बट सदर्न एरिया में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उसका अरेबियन सी से, ठीक है। सऊदी अरेबिया को अगर अरेबियन सी पहुंचना है तो गल्फ ऑफ एडन से आना होगा, यहाँ पे एक नैरो स्ट्रेच है, और या फिर पर्शियन गल्फ से आना होगा, यहाँ पे भी एक नैरो स्ट्रेच है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। दोनों अगर ब्लॉक कर दे तो सऊदी अरेबिया जो है लैंडलॉक हो जाएगा काइंड ऑफ, है ना। सऊदी अरेबिया का जो है एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे स्यूज कनाल है, या ये ब्लॉक हो जाए तो देन सऊदी अरेबिया विल गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम यूरोप और अमेरिका और सो। तो इसलिए सऊदी अरेबिया की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो काफी पिक्युलियर है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इनसिक्योर अबाउट हु विल बी इन पावर इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। तो इस पूरे एरिया के लिए जो है एक पावर पॉलिटिक्स चल रही थी बिटवीन सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड ईरान एंड आल्सो टर्की।
सो इस पूरे एरिया में चाहता है, सऊदी अरब भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, तुर्की भी चाहता है, इसराइल भी चाहता है कि उसकी हुकूमत हो, उसकी दादागिरी हो, उसका बाहुबली हम बने। समझे? अब जो है सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। सऊदी अरेबिया पिछले 60-70 सालों से जो है इसराइल से लड़ रहा था, उसने इसराइल से दोस्ती कर ली। अभी ऑफिशियल नहीं किया है, बट पर्दे के पीछे बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। समझे? बिकॉज इट वॉज बींग सिग्नल्ड। कैसे कि तो सऊदी अरेबिया ने कभी ना कोई प्लेन अलाउड नहीं किया टू फ्लाई ओवर इट्स टेरिटरी विच इज गोइंग टू गो टू इसराइल। अगर कोई प्लेन जो है इसराइल जा रहा है, ठीक है, और वो अगर सऊदी अरेबिया की टेरिटरी के ऊपर है तो उसको सऊदी अरेबिया अलाउड नहीं करेगा। कहीं और जा रहा है तो वो जा सकता है सऊदी अरेबिया की टेरिटरी से, बट अगर इसराइल जा रहा है तो इट कैन नॉट पास थ्रू द एयर स्पेस ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली इंडिया के एयर इंडिया को अलाउड किया कि वो सऊदी अरेबिया से जो है पास थ्रू हो सकती है टू गो टू इसराइल। रिसेंटली अब्राहम अकॉर्ड हुए बिटवीन यूएई, इसराइल एंड यूएसए, जिसमें इसराइल और यूएई ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए बिटवीन ईच अदर, कि यूएसए यूएई की एम्बेसी जो है इसराइल में खोलेगी, इसराइल की एम्बेसी यूएई में खोलेगी, और यूएई जो है इसराइल में इन्वेस्ट भी करने जा रही है पैसे। और यूएई जो है क्लोज लाई किसकी है? सऊदी अरेबिया की। और ये अब्राहम अकॉर्ड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता विदाउट द टैसिट अप्रूवल ऑफ सऊदी अरेबिया, विदाउट इंप्लाइड और इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट अप्रूवल ऑफ सऊदी अरेबिया। आई समझ? तो इसराइल के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। सेकंड, अब ईरान के साथ उसने अपने रिश्ते सुधार लिए। कैसे? अभी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इट इज गोइंग, सऊदी अरेबिया एंड ईरान आर गोइंग टू स्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन ईच अदर, एंड हु हैज मीडिएटेड बिटवीन देम? चाइना। चाइना बोले कि दोनों जो है अब भी करो, बहुत होगी लड़ाई। तो सऊदी अरेबिया बोला कि मैं नहीं करूंगा, मैं दोस्ती नहीं करूंगा ईरान से, वो मेरा दुश्मन है। चाइना बोली कि हाँ मैं वो 10,000 करोड़ पे तुम्हारे देश में इन्वेस्ट करने वाली थी, वो नहीं करूंगी अब। सऊदी अरेबिया बोली नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, बस ये है कि ईरान को पहले सॉरी बोलना पड़ेगा। फिर चाइना ईरान के पास गया, वो बोला कि सऊदी अरेबिया से दोस्ती करो, वो बोला कि मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, सदियों की दुश्मनी ऐसी भूल जाए। ठीक है, इस सऊदी अरेबिया पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये वो। चाइना बोली कि ये मैं 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तुम्हारे देश में करने वाली थी, मैं नहीं करती। ठीक है, फिर ईरान बोला कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था जो बस शर्त मेरी ये है कि दोस्ती का पहला हाथ सऊदी अरेबिया बढ़ाए। फिर चाइना ने दोनों को बुलाया, वो बोले पहले तुम हाथ मिलाओ, सॉरी दोस्ती का हाथ बाद में देखेंगे। हाथ मिलाया तो उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो गए। तो चाइना हैज मीडिएटेड बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान टू नॉर्मलाइज देयर टाइज। समझे? उसके बाद जो है खबर ये भी आ रही है कि हो क्या रहा था कि इस मिडिल ईस्ट में ना प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। प्रॉक्सी वॉर कैसे? जैसे आप क्लास में कई बार नहीं आते कॉलेज में या स्कूल में, आप अपनी जगह किसी और को भेज देते हो और वो आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी अटेंडेंस। तो ऐसे ही ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बट खुद से नहीं लड़ रहे, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। कि जैसे सीरिया में एक वहां पे क्या हो रहा है कि देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ बशर अल असद, उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। ईरान सपोर्ट कर रहा है, और वहां पे रेबल्स लड़ रहे हैं कि वो बशर अल असद की सरकार को गिरा दें और अपनी सरकार बना लें। उन रेबल्स को कौन सपोर्ट कर रहा होगा? सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग यूएसए। तो ये क्या हुआ? प्रॉक्सी वॉर। खुद डायरेक्टली तो लड़ नहीं रहे, ठीक है, लेकिन अपनी जगह किसको लड़वा रहे हैं? बशर अल असद एंड रेबल्स को। ऐसी यमन में सरकार है, उस सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा है? सऊदी अरेबिया। और वहां पे रेबल्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। और उन रेबल्स को क्या बोलते हैं? हुदी रेबल्स। तो यमन में भी उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लेबनान में चल रहा है उनका प्रॉक्सी वॉर, एंड सो ऑन। तो अब खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया जो है
वो यमन में जा रहा है टू साइन अ सीज फायर बिटवीन हुदी रेबल्स एंड द यमन गवर्नमेंट। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कल को आपको न्यूज मिले कि यमन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कि आधा यमन जो है हुदी रेबल्स के पास और आधा यमन सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट के पास। तो उससे फायदा ये है कि हुदी रेबल्स जो है सऊदी गवर्नमेंट को अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना। सऊदी अरेबिया के जो बॉर्डर्स हैं इट विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हुदी रेबल्स। ईरान को फायदा ये है कि सऊदी अरेबिया के बैकयार्ड में उसकी प्रेजेंस हो जाएगी, कि सऊदी अरेबिया ने कल को कुछ कहा, यहां से तो अटैक करेगा, यहां से और अटैक कर देगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रशिया जो है वो मेडिएट कर रहा है इन सीरिया बिटवीन बशर अल असद गवर्नमेंट एंड द रेबल्स देयर। वहां पे जो है सीज फायर जो है एस्टेब्लिश की जाएगी और बशर अल असद को ही पावर दी जाएगी टू कंटिन्यू टू रूल ओवर सीरिया। समझ रहे? तो यानी सऊदी अरेबिया जो अपनी सारी पुरानी दुश्मनी खत्म कर रहा है ताकि नए दुश्मन पैदा कर सके। ठीक है, तो अब ये सवाल उठ रहा है कि सऊदी अरेबिया का ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? वाई such change of heart has happened in Saudi Arabia? Why Saudi Arabia has changed its foreign policy radically? ये टेक्टोनिक शिफ्ट उसकी फॉरेन पॉलिसी में कैसे आ गया? जियो नहीं, वो तो जनरल सा वर्ड हो गया ना, जियो पॉलिटिक्स तो है ही। उसके अंदर क्या, उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया का जो है हृदय परिवर्तन हो गया, कि उसको किसी ने विनम्रता से समझाया है? स्पेसिफिक बताओ ना अंदर कंटेंट। हाँ, एक तो यही रीजन है ऑयल, कि सऊदी अरेबिया न्यूज कि जो ऑयल है इट इज गोइंग टू बी स्टे इन रेलेवेंस फॉर नेक्स्ट 10 years ओनली। 2013 के बाद सभी व्हीकल्स क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक। सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड गैस। तो अगर उसके पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं भी तो दे विल बी ऑफ नो यूज। समझे? सेकंड रीजन, नहीं वो तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ही नोज कि जो अभी सऊदी अरेबिया के प्रिंस है किंग प्रिंस सलमान, ही न्यूज कि उनकी इकोनॉमी जो है ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती इन फ्यूचर। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई हिज इकोनॉमी, ताकि जो लोगों की इनकम है वो ऑयल एंड गैस से ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से आए, या मान लीजिए टूरिज्म से आए, ठीक है, या सर्विस सेक्टर से आए, या मैन्युफैक्चरिंग से आए एटसेट्रा। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? लोगों की भलाई के लिए नहीं। पॉलिटिशियन का देखो सबसे बड़ा राज धर्म क्या होता है कि अपनी कुर्सी बचाए। ही इज डूइंग सो टू प्रोटेक्ट हिज ओन पॉलिटिकल पावर, क्योंकि लगभग 100 सालों से सऊदी डायनेस्टी जो है वो पावर में है इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, वहां पे मोनार्की है, किंगशिप है, और आप कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप है सऊदी डायनेस्टी की, और लगभग 100 सालों से वो सऊदी अरेबिया पे राज कर रहे हैं। और वो अपना राज कैसे सस्टेन कर पाए? बिकॉज देयर इज इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी किंगशिप एंड दी ऑर्डिनरी सिटीजन। कि क्या अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि हम जो है, जनता कह रही है कि हम जो है अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, इन लियू ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कि तुम ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करो, वहां से पैसा कलेक्ट करो, ठीक है, और उस पैसे को जो है जनता में बांटो। ठीक है, उसके बदले वी आर सेक्रीफाइसिंग अवर सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। सऊदी अरेबिया में जो है अब हर इंसान के पास पैसा तो बहुत है ना, एवरी सऊदी नेशनल इज क्वाइट रिच, बट सोशल फ्रीडम्स नहीं है, कि वहां पे वीमेन को जो है अब से थोड़े साल पहले तक जो है घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी विदाउट दी हस्बैंड और फादर परमिशन, बुरके में ही जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी भी है, प्लस पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट जो है आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया के नेबरहुड में, लाइक इधर टूनिशिया में, इजिप्ट में, ठीक है,
या आप ला लीजिए इसराइल में एक्सेट्रा अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग मतलब वहां पे भी डिक्टेटरशिप थी, वहां पे जनता ने सड़कों पे आकर डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया और डेमोक्रेसी ले आए। तो सऊदी अरेबिया को भी डर लगने लगा कि ये जो अरब स्प्रिंग है सऊदी अरेबिया में भी फैल सकती है। अभी तक तो उन्होंने जनता की आवाज को दबाया हुआ था कि तुम कोई भी जनता आवाज उठाती पैसा पकड़ो, जो लेना हो लो, कि हर बंदे को $1 लाख मिल रहे हैं हर महीने के। अगर आपको $1 लाख हर महीने मिल रहे हैं तो क्या करनी है आपको सोशल फ्रीडम्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। लेकिन अब ये $1 लाख वहां की राजशाही जो है, वहां की जो किंगशिप है, दे नहीं पाएगी, बिकॉज ऑयल एंड गैस इज गोइंग टू बी इरेलीवेंट आफ्टर 10 years। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को पहले से ही ओपन कर रहे हैं, पहले से ही सोशल फ्रीडम देनी स्टार्ट कर दो। इससे पहले ये मांगे सड़कों पे आके, पहले ही दे दो। तभी वो अलाउड कर रहे हैं कि फीमेल जो है सऊदी अरेबिया में ड्राइव कर सकती हैं, थिएटर जा सकती हैं। अब वो अलाउड कर रहे हैं कि वो बाहर जाके काम भी कर सकती हैं। अब वो अलाउड कर रहे हैं कि बुर्का ना भी पहने तब भी चल जाएगा, एंड सो ऑन। अभी सोशल फ्रीडम्स देनी स्टार्ट कर दी। इकोनॉमी को पहले से डिवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि वहां से इनकम आती रहेगी, तभी वो सड़कों पे नहीं आएंगे और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की या डेमोक्रेसी की डिमांड नहीं करेंगे। समझ आई ये बात। और क्या रीजन है कि सऊदी अरेबिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतना टेक्टोनिक शिफ्ट कर रही है। देखो, कोई भी मसला हो इंटरनेशनल, उसमें एक बंदे का नाम तो जरूर आना ही आना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या चीज, अमेरिका का डोमिनेंस ना हो? नहीं, अमेरिका तो डोमिनेट रह ही रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि डोमिनेंस खत्म हो रही है। प्रॉब्लम क्या है अब, अमेरिका की डोमिनेंस इन दी वेस्ट एशिया हैज बीन एंडिंग। क्योंकि इस पूरे वेस्ट एशिया को कौन अपने इशारों पर नचा रहा था? यूएसए। जितने भी कन्फ्लिक्ट्स किसने क्रिएट किए हुए हैं? यूएसए। इनफैक्ट वर्ल्ड में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, इट हैज ऑल बीन क्रिएटेड बाय यूएसए। इस देश में पिछले 1000 सालों से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे थे। 1947 में पता नहीं क्या हो गया कि एक दूसरे की जान के ऊपर हो गए। 1000 सालों से तो साथ साथ रह ही रहे थे। पहली मस्जिद प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पे ही जो है इंडिया में बन गई थी, केरला में। 1000 सालों से कोऑपरेटिवली रह रहे थे, लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ कि हिंदू मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम साथ रह ही नहीं सकते, वी वांट डिफरेंट नेशन। तो ये किसने क्रिएट किया था? अमेरिका। शिया सुन्नी भी इकट्ठे रह रहे थे हजारों सालों से। शिया सुन्नी को एक दूसरे से भिड़ाया किसने? यूएसए ने। ज्यूज मुसलमान भी इकट्ठे रह रहे थे, उनको भी किसने भिड़ाया? अमेरिका ने, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। अब अमेरिका यहां से विड्रॉ कर रहा है, मिडिल ईस्ट से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली बात, मिडिल ईस्ट पे वो इंटरेस्टेड क्यों था? ऑयल के लिए। अब अमेरिका को अपना ऑयल एंड गैस मिल गया है इन द फॉर्म ऑफ शेल गैस। पहले भी थी उसके पास शेल गैस, बट प्रॉब्लम क्या थी कि अमेरिका उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब उसके पास टेक्नोलॉजी आ गया टू एक्सट्रैक्ट शेल गैस, और उसके पास इतनी शेल गैस है कि वो पूरे वर्ल्ड को गैस सप्लाई कर सकता है, तब भी खत्म ना हो अगले 100 सालों तक। इतनी शेल गैस है उसके पास। अब वो कह रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है तेरी ऑयल एंड गैस की, मिडिल ईस्ट को बोल रहा है, इसलिए वो विड्रॉ कर रहा है। सेकंड, अब यूएसए के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? चाइना। दैट्स व्हाई इट वांट्स टू पुट इट्स फोकस ऑन ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। ईस्ट एशिया तो सारा ध्यान अपना साउथ चाइना सी सेक्टर में लगाना चाहते हैं। तो अपनी सारी मिलिट्री फैसिलिटीज को कहां पे शिफ्ट कर रहा है? ईस्ट एशिया में। अपने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कहां पे शिफ्ट कर रहा है? ईस्ट एशिया में। दैट्स व्हाई अमेरिका इज विड्रॉइंग फ्रॉम वेस्ट एशिया, और उनको अपने हालत पे छोड़ रहे हैं। इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड करवाए अमेरिका ने कि इजराइल यूएई को बोला कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, ठीक है। उससे पहले जो है ईरान के साथ भी डील की थी, न्यूक्लियर डील की थी, सिविल न्यूक्लियर डील। उसका पर्पस भी बराक ओबामा ने करवाई थी, ताकि सऊदी अरेबिया और ईरान में जो है वो रिलेशन रिस्टोर किए जा सके। बट वही है कि जो पुरानी दुश्मनी के जख्म है वो इतनी जल्दी नहीं भरते। वो न्यूक्लियर डील से जो है अमेरिका ने विड्रॉ किया। अब चाइना ने जो है फाइनली इन दोनों के बीच में मेडिएशन करके टाइज को नॉर्मलाइज कराई है। अब अमेरिका ने तो उसमें खुशी जाहिर की है, लेकिन अंदर से दुख भी है कि वाई चाइना, वाई नॉट मी,
है ना। अब उसको भी फॉर्म हो रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इधर सीरिया में मेडिएशन रशिया करा रहा है, ठीक है, ईरान में चाइना करा रहा है, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई बुला ही नहीं रहा, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, है ना। तो वो यूएसए को पिंच हो रही है कि उसका रोल जो है कम होता जा रहा है इन मिडल ईस्ट, ठीक है, समझ आई है कि वाई इट इज चेंजिंग। उसके बाद सऊदी अरेबिया जो है पहले किसकी तरफ टिल्टेड था, यूएसए की तरफ, इट वाज स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ यूएसए, ठीक है। और अब जो है सऊदी अरेबिया सभी सुपर पावर के साथ बैलेंस करना स्टार्ट करने लगा है। जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, यूएसए ने लगाए आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें सऊदी अरेबिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड, यूएसए ने सऊदी अरेबिया को बोला कि तुम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ेगी तो ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो रशिया ऑयल अपना सस्ते दाम पे बेचेगा, सस्ते दाम पे बेचेगा तो कम पैसा उसके हाथ में आएगा, कम पैसा आएगा तो वो वॉर हार जाएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐसा नहीं किया, उसने बल्कि प्रोडक्शन कम कर दिया ताकि प्राइसेस बढ़े, उससे फायदा रशिया को भी हुआ और सऊदी अरेबिया को भी हुआ। सऊदी अरेबिया को कैसे हुआ, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी क्रिपल हो रही है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। चाइना के साथ वो हाथ मिला रहा है, आओ कम इन्वेस्ट इन सऊदी अरेबिया, $100 बिलियन, $200 बिलियन, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है चाइना। So it is balancing its ties with all the major powers. So यूएसए के साथ उसने अपने अभी रिश्ते तोड़े नहीं है, यूएसए को खुश करने के लिए कह रहा है कि तुमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, कि चाइना ने मुझे $100 बिलियन दिए हैं, उससे मैं तुम्हारी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लेता हूँ, एंड सो ऑन। सो इट इज ट्राइंग टू बैलेंस ऑल द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये ओपेक ओपेक प्लस कंट्री है, ओपेक में जो एक डार्क ग्रीन कलर की आती हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर की है वो ओपेक प्लस कंट्रीज है, ठीक है। ओपेक प्लस में ये जो स्काई ब्लू कंट्रीज मिला दोगे तो वो क्या बन जाएंगी, ओपेक प्लस। ये ग्रुपिंग है जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि वो कितना ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को वो डिटरमिन कर सके, ठीक है। जब इनको रेट बढ़ाने हो तो रेट बढ़ा देते हैं, जब इनको घटानी हो तो घटा देते हैं, क्लियर है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया को ये रियलाइज होने लगा है कि सीरिया में लड़ रहा है, वो यमन में लड़ रहा है, सब बेकार है, सब जगह वो नुकसान ही उठा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यूएस अभी देख रहा है कि वो किस तरीके से इस रीजन को हैंडल करे, बिकॉज उसके मन में ये तो क्लियर है कि यहाँ से विड्रॉ करना है, बट कैसे विड्रॉ करना है इट इज नॉट क्लियर, क्योंकि यूएसए एक चीज में माहिर है, रायता फैलाने में, और एक चीज में सबसे ज्यादा वो कमजोर है, वो है रायता साफ करने में। उसने वियतनाम में रायता फैलाया, अफगानिस्तान में फैलाया, मिडिल ईस्ट में फैलाया, लेकिन साफ कहीं नहीं किया, ठीक है। ही डज नॉट नो कैसे साफ करना है, ही डज नॉट नो हाउ टू विड्रॉ। इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा, इंडिया देखो अब यहाँ पे कई रीजनल पावर्स आने वाली है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल एक्सेट्रा, सबको बैलेंस करके चलना हमें। दूसरा ये एक डेंजर है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस ना बन जाए, वो हमें ध्यान रखना है। अभी तक हमारे दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ, वो ही कंटिन्यू रहे आगे, ठीक है। दैट्स व्हाट वी नीड टू मेक श्योर।